साथियों नमस्कार। मैं कुलदीप आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं आपके इस छोटे से चैनल डीडी चाणक्य से। साथियों जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी टेट जो है आपके लिए एक अति आवश्यक और जितने भी मेरे भाई बहन जो सेवा में कार्यरत हैं या जो सेवा में कार्य देना चाहते हैं, तो साथियों उन सभी के लिए जो टेट है बड़ा आवश्यक हो चुका है। खास तौर से उन मेरे सभी टीचर भाइयों के लिए जो जिनका कार्य समय अभी 5 वर्ष से अधिक का बचा है, तो उन्हें इस 2 वर्ष के दायरे में ये टेट पास करना अनिवार्य है। इसका मतलब ये तो हो गया कि टेट आने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। उसी को ध्यान में रखकर हमने इसमें एक श्रृंखला चलाई है जिसका नाम है मैथ्स। अगर इस मैथ्स में देखा जाएगा तो हमने इसमें सबसे पहले जूनियर वाला 2019 का पेपर उठाया है। तो उसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं 30 के 30 प्रश्न हम इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आपको ये श्रृंखला अच्छी लगती है तो आप हमारे साथ इस श्रृंखला में जुड़ सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। उसके लिए आपको बस एक क्लिक बटाना है कि भैया लाइक एंड शेयर। ठीक है साथियों, चलते हैं इसके पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न कहता है दोस्तों, ये कह रहा है यदि किसी त्रिभुज एबीसी के अंत्यवृत्त का केंद्र O और कोण BOC बराबर 110 डिग्री है, तो कोण BAC का मान बताना है दोस्तों। तो आपको मैंने ये पहले ही बना लिया है कि एक त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज में ABC नाम दे देता हूं और इसके अंदर एक वृत्त बना लिया है, अंत्यवृत्त कह रहा है। ठीक है, और अंत्यवृत्त बनाए हैं तो इसका एक केंद्र मान लेते हैं दोस्तों O। ठीक है, O मानने के बाद अब ये कह रहा है कि भैया कोण BOC, कोण BOC ये जो वैल्यू है ये 110 है। ये एंगल कितना है साथियों? 110। अब आपको इस जो अंत्यवृत्त होता है इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है? कोण जो BOC है इसका टू होगा 90 प्लस जो ये BOC है इसके विपरीत पे जो भी शीर्ष एंगल है उसका आधा रखें। ठीक है, अक्सर कहता कि भाई हमें तो ये बताइए कि कोई AOB क्या होगा, AOB क्या होगा, ये वाला एंगल क्या होगा। तो आप कोण AOB लेंगे और इसका टू 90 प्लस क्या नहीं दिख रहा है, C नहीं दिख रहा है तो C/2 करें। आप कहेंगे भैया हमें AOC बताइए, तो आप AOC लेते और 90 प्लस एंगल B/2। ठीक है दोस्तों, तो आप इस प्रॉपर्टी को याद रखेंगे तो इसी के माध्यम से ये प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। चलिए बात करते हैं कि भाई इसने हमें बताया है कि BOC, तो BOC की वैल्यू बताई है 110 बराबर 90 प्लस कोण A/2। ठीक है दोस्तों, अब इसे आप सॉल्व करिए यहां से, तो ये इधर आके क्या बन जाएगा 20 इक्वल टू कोण A/2। ठीक है, तो कोण A/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 डिग्री। ये इधर जाके मल्टीप्लाई लगेगा। ठीक है दोस्तों, और यही A जो है यही A है आपका कोण BAC, यही A जो है आपका BAC है। तो कोण BAC की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 40 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो जवाब होने वाला है वो क्या होगा दोस्तों 40 डिग्री। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वह संख्या क्या होगी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए हम डायरेक्ट भी मेथड अपना सकते हैं और हम इस प्रकार से भी अपना सकते हैं। साथ ही इस 75% को अगर मैं भिन्न में लिख सकता हूं 75/100 मतलब 3/50। ठीक है, ऐसा लिख सकता हूं। और मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये मैंने मान लिया, जब भी आपको चीजें माननी है जैसे इसमें संख्या मानना है, तो ये इस प्रश्न की बात नहीं कर रहा हूं, और किसी भी प्रश्न में अगर कुछ मानना है तो आप हर में बैठी वैल्यू को, हर में क्या बैठा है 4, हर में जो भी चीज बैठी होगी उसी को वो चीज मान लो। और मैंने मान लिया मेरी संख्या कितनी 4 है, और ये कह रहा है 4 का 25%, 4 का कितना परसेंट 25%, कितना है हमारा 3। ठीक है, तो ये कह रहा है कि संख्या का 75%, तो हमने कहा संख्या 4 है, 4 का 75% कितना आया है 3। इसमें कुछ जोड़ा जा रहा है, इसमें कुछ जोड़ा जा रहा है कि भैया 3 में क्या जुड़े कि संख्या मिल जाए, तो 3 में जुड़ा है, यहां से देखोगे 1, 3 में 1 जोड़ के क्या मिल गई संख्या पुनः प्राप्त हो गई। लेकिन ये कह रहा है भाई हमने जोड़ा कितना है 75, मतलब 1 की वैल्यू कितनी है 75, और आपको पता क्या करना है, आपको पता करना है संख्या। जब भी 1 की वैल्यू आ जाएगी तो इसका वैल्यू वहां गुणा करेंगे जहां चीजें पूछी जाती है। तो आपसे संख्या पूछिए तो आप संख्या बताइए, संख्या कितनी है आपकी 4, तो 4 गुना 75 तो कितना हो जाएगा साथियों 300। ठीक है, तो इस प्रश्न का जवाब क्या होने वाला है
300। आप इसका जवाब देंगे बी ऑप्शन। ठीक है, आप इसे तरीके से भी कर सकते थे कि भाई हमें वो नहीं लग रहा है तो हम संख्या n मान लेते, n का 75% करते और इसमें 75 जोड़ देते और बराबर क्या है संख्या आपको प्राप्त हो जाती। ये आपकी संख्या। ठीक है, अब ये कह रहा है कि भाई अगर इसे मैं इधर ले जाऊं तो n माइनस n का 75, तो 75 को लिख सकता हूं 75/100 और बच क्या गया आपका ये 75। ठीक है, 100n माइनस 75n तो कितना बच जाएगा साथियों 25n/100 इक्वल टू क्या है 75। 25 से बराबर में चीजें काट दो, 25 75 और इस 100 को इधर ले जाके गुणा लगा दो तो n की वैल्यू दोस्तों आ जाएगी 100 गुणा 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 300। आप इसे ऐसे भी कर सकते थे और इसका जवाब जब भी क्या है बी ही है। ठीक है, तो इस प्रकार के सवालों को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये फायदा कहां करने वाला है, जब आपका परसेंटेज जो फ्रैक्शन में आता है तब ये चीजें आपको इस तरीके से सॉल्व करनी हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं दोस्तों। ये कह रहा है यदि 2 की पावर 50, 3 की पावर 40, 4 की पावर 30, 5 की पावर 20 में सबसे बड़ी संख्या है, आपको इसमें सबसे बड़ी संख्या पता करनी है। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न को करने के लिए ज्यादा हमें दिमाग नहीं दौड़ाना होता है। जो ये पावर है इस पावर का सभी की पावर का हम क्या लेंगे HCF। सभी की पावर का HCF कितना आ गया दोस्तों 10। ठीक है, जो HCF आता है इस HCF से हम इन पावरों को 10 से डिवाइड करें। ठीक है, 10 से डिवाइड करने पर ये जितनी बार जाएगा वही क्या मान लेंगे हम इनकी पावर मान लेंगे। तो 2 की पावर कितनी बन गई 5, 3 की पावर कितनी बन गई 4, 4 की पावर कितनी बन गई 3 और 5 की पावर कितनी बन गई 2। ठीक है, इनके जो मान आएंगे, जो बड़ा मान है वो बड़ी संख्या, जो छोटा मान है वो छोटी संख्या। जैसे आप यहां से निकालिए कि भाई यहां से जो जवाब आएगा इसका वैल्यू कितना आता है 32, 3 की पावर 4 का मतलब 81, 4 की पावर 3 का 1 है 64 और 5 की पावर 2 का मान है 25। आप इनका वैल्यू निकाल सकते हैं। आपसे पूछा है बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी है आपकी 81, इसका मतलब है 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 का मतलब क्या है 3 की पावर 40। ठीक है, अब आपसे यही पूछा है तो आपका जवाब हो गया, क्या हो गया कि भाई 3 की पावर 40 इसका क्या होगा सही जवाब। दोस्तों ऐसा नहीं है कि हर बार बड़ी और छोटी ही पूछी जाए, हो सकता है आपको असेंडिंग ऑर्डर पूछ ले या डिसेंडिंग। असेंडिंग का मतलब है आरोही क्रम, आरोही कहते हैं दोस्तों बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, बढ़ता हुआ मतलब सबसे पहले छोटी संख्या, फिर इससे बड़ी संख्या, फिर इससे बड़ी संख्या और सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, तो ये हो गया आपका आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर। अब से पूछा जाए अवरोही, तो मतलब अवरोही का मतलब है इसे उल्टा लिख दो, इधर से लिख दोगे तो ये अवरोही आ जाएगा। तो क्रम भी लगाने के लिए आ सकता है, तो इस प्रकार के सवाल को आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, AB एक वृत्त का व्यास है, ABCD उसके भीतर का चक्रीय चतुर्भुज है। यदि कोण ACD 40 डिग्री हो तो कोण BOD की माप क्या होगी। आपको सबसे पहले हम यहां पर एक वृत्त बना लेते, सबसे पहले हम यहां एक वृत्त खींच लेते हैं और इस वृत्त का हम एक व्यास खींच देते हैं साथियों। मान लो ये व्यास है AB। ठीक है, और ये कह रहा है कि भैया इसमें एक ABCD एक इसके भीतर क्या बना है चक्रीय चतुर्भुज। आपको चक्रीय चतुर्भुज की अगर खास बातें पता हैं तो चक्रीय चतुर्भुज की बातें होती है कि उसके चारों जो शीर्ष होते हैं वो वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं। मतलब 1, 2, तीसरा मैंने C मान लिया और चौथा मैंने D मान लिया, तो इसके चारों शीर्ष किस पे स्थित होंगे परिधि पर। तो हमने ये चारों शीर्ष आपके मिला दिए। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या बन गया ABCD। और ये कह रहा है कि भाई हमें यहां से एक एंगल दिया है, उस एंगल की माप क्या है, उस एंगल है ACD की वैल्यू है ACD, मतलब ACD कितना है 40 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ये 40 है। अब आपको एक बात ध्यान आती होगी कि भाई हमने पढ़ा है 9वीं क्लास में कि ये तो है व्यास और ये है परिधि। तो कहने का मतलब है व्यास से परिधि पर बनाया कोण कितना होता है 90। ठीक है, एक ही अर्धवृत्त में बने कोण की वैल्यू क्या होती है आपकी 90 डिग्री। अब ये कह रहा है कि भाई अब चक्रीय चतुर्भुज की कुछ प्रॉपर्टी और पता कर लो। तो ये कहता है कि भाई विपरीत कोण जैसे कोण B प्लस कोण D, तो कोण B प्लस कोण D का मान कितना होता है 180। चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोणों का योग 180 होता है। तो इस प्रकार से कोण A प्लस कोण C का वैल्यू क्या हो जाएगा
ये भी 180 होगा। और इसने कहा है कि भाई सी की वैल्यू तो अब हमारे पास है, टोटल वैल्यू 90 प्लस 40 कितनी हो गई 130। ठीक है, आपको किसकी चाहिए, ए की, मतलब ए सी डी। तो ए सी डी पूछा है, ए सी डी नहीं बी ए डी पूछा है। क्या पूछा है सर, बी ए डी पूछा है। बी ए डी आपको बताना है, बी ए डी। तो आप बताइए यहां से इसे इधर ले जाओगे तो 130 घटा दोगे तो कितना बच जाएगा 50 डिग्री। और यही कोण क्या है आपका, एंगल बी ए डी है। कितना बन गया ये 50 डिग्री, इसका जवाब आया। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी इस प्रश्न का जवाब होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। यदि x की वैल्यू 5 के बराबर या 5 से छोटी है और 0 से बड़ी और या 0 के बराबर है, y की वैल्यू 10 से छोटी या 10 से बड़ी बराबर है, y की वैल्यू 5 से बड़ी या 5 के बराबर है, तो आपको बताना है x अपॉन y का अधिकतम मान क्या होगा। इसे तो कोई भी बच्चा बता सकता है, और आप तो साइंस के स्टूडेंट हो। सबका जज्बा ये है कि साइंस का स्टूडेंट बहुत पावरफुल होता है। तो ये कहता है कि भाई अगर मुझे इस वैल्यू का सबसे बड़ी मान चाहिए तो x का मान बड़ा होना चाहिए और y का मान छोटा। तो x का मान बड़ा कितना है 5 और y का मान छोटा कितना है 5। तो 5/5 बन के कितना आ गया 1। तो इस जवाब हो जाएगा आपका सी। ठीक है, बहुत ही छोटा सा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं दोस्तों। ये कह रहा है 49 की पावर 15 माइनस 1 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, अगर इस प्रकार की संख्याएं आ जाती हैं तो हमें उसमें 3 प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। मैं पहले तीनों प्रकार के प्रश्नों के लिए आपको यहां पर बता देता हूं कि आखिर क्या डिटेल है इसकी। मैं इसे कहता हूं कि यदि a की पावर n b की पावर n, जहां लिख लेना बहुत काम की बातें हैं, n कैसी है, एक विषम है। n क्या है, विषम का मतलब है 1 3 5 डॉट 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 कुछ भी हो सकते हैं, इसमें सब 15 भी आ जाएगा। ठीक है, ये है। तो हम पहले n की वैल्यू क्या रखने वाले हैं, तो हम पहले n की वैल्यू रख देते हैं दोस्तों। n की वैल्यू 1 रख दो, इसमें n की वैल्यू 1 रखी तो a की पावर 1 और b की पावर 1। इसका मतलब ये हुआ ये a माइनस बी क्या बनेगा, जवाब बनेगा। तो मतलब ये जो संख्या है ये किससे डिवाइड होने वाली है, a माइनस बी। कैसे पता चलेगा कि भाई अब क्या, आप 3 रख के देख लो, इसमें n की वैल्यू 3 रखी, a की पावर 3 और b की पावर 3, तब आप सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी बाहर आ जाएगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो इन दोनों में अब भी क्या कॉमन है, a माइनस बी। तो आप इसे कह सकते हैं कि भाई अगर a की पावर n b की पावर n और इनके बीच में माइनस है तो ये संख्या सदैव a माइनस बी से डिवाइड होगी। इसका मतलब ये हुआ कि भाई इसका जो जवाब होना है 49 माइनस 1, इसे a मान लो और इसे b मान लो। ठीक है दोस्तों, अब 49 माइनस 1 का वैल्यू क्या हो गया 48। अब ये जो 48 है क्या 50 से डिवाइड है, नहीं, तो ये जवाब नहीं हो सकता। क्या ये 29 से डिवाइड है, ये भी जवाब नहीं हो सकता। क्या 48 से डिवाइड है, बिल्कुल। क्या 8 से डिवाइड है, बिल्कुल। तो इसका मतलब है इसके 2 आंसर सही हैं, दूसरा और चौथा। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप इस सवाल का जो आंसर बनेगा इसके सेकंड और फोर्थ क्या बन जाएगा, सही जवाब। ठीक है, अब साथियों कभी कभी जरूरी नहीं है कि आपसे ये माइनस ही आए। यहां से कह सकता है कि भैया ये प्लस है तो आप प्लस रखेंगे तो इन सब में प्लस लगा दीजिए, यहां क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो ये संख्या सदैव किससे डिवाइड होगी, प्लस से डिवाइड होगी, a प्लस बी। ठीक है, चलिए अब इसमें एक और बेहतरीन है कि भाई a की पावर n b की पावर n, और मैं ये कह दूं जहां n क्या है भैया, n बराबर एक सम है, सम संख्या है, जैसे 2 है 4 है 6 है डॉट डॉट डॉट। अगर n सम है तो ये वाली जो संख्या है जो आपने बना रखी है ये किससे डिवाइड होगी, तो हम कहेंगे n की वैल्यू 2 रख के देखो, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, पता है आपको a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब ये हुआ ये वाली जो संख्या है ये a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से डिवाइड हो। ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी क्या दोनों से डिवाइड होने वाली है, तो तब हमें ये दोनों यूज करने पड़ते हैं। ठीक है, आपके लिए खिदमत है कि यहां सिर्फ क्या है माइनस है, और माइनस में ये a माइनस बी से ही क्या हो जाएगी डिवाइड। चलिए, तो इस प्रश्न का जवाब होने वाला था सी, 2 और 4 सही। चलो दोस्तों, ये कह रहा है कि cos 135, cos साइन 210, cos 150, साइन 270 और cos 315 का वैल्यू। ठीक है,
आप सभी जानते हैं जो क्वाड्रेंट है, ठीक है, जो क्वाड्रेंट है 0, 90, 180, 270 और 360 इस प्रकार से चलता है। इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है साथियों, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होता है और इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये चार खंड है। लेकिन आप यहां देख रहे हैं यार प्रश्नों में तो कहीं भी प्लस माइनस का जरूरत है ही नहीं, सभी पॉजिटिव है, तो आप ये समझ जाइए इसका जवाब तो सीधे सीधे आ जाएगा। दूसरी बात ये कहता है कि भैया ये वाला जो अक्ष है ये होता है नो चेंज वाला। नो चेंज का मतलब क्या है अभी समझ में आ जाएगा। नो चेंज का मतलब है दोस्तों कि अगर साइन है तो साइन ही बनेगा, कॉस है तो कॉस ही बनेगा, टेन है तो टेन ही बनेगा और सेक है तो सेक ही बनेगा, कोसेक है तो कोसेक में ही होगा। मतलब ये चेंज नहीं करता है, तो ये नो चेंज है। चेंज वाला कौन सा है? तो चेंज वाला आपका ये वाला है, ये वाला अक्ष है। अगर इस अक्ष से कोई चीजें सेट होती हैं तो साइन किस में बदल जाएगा? कॉस में, कॉस किस में बदल जाएगा? साइन में, और टेन किस में बदल जाएगा? कोट में। और ऐसे ही आप उनको बदल लीजिए, वापस बदल दीजिए, ये सभी ऐसे ही बदल जाएंगे सिक्स कोसाइन से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, आपको पता है। अब ध्यान से देखिए, यहां जो साइन की वैल्यू ऊपर होती है यहाँ प्लस होती है और यहां माइनस होती है। साइन की वैल्यू यहां, कॉस की वैल्यू यहां प्लस होती है और कॉस की वैल्यू यहां माइनस होती है। ठीक है, इस वाले पे कॉस 0 होता है, इस वाले पे साइन 0 होता है। ठीक है दोस्तों, ये आप बेसिक सी बातें हैं, ये आप शायद जानते हो। नहीं जानते तो इस पे थोड़ी सी क्लासें हम लेंगे डिटेल में। अब बात करते हैं हम प्रश्न की। ये कह रहा है कि भाई हमें इसे तोड़ना है, तो मैं इसे तोड़ूं, तो इसे तोड़ेंगे तो आप ये किसके आसपास दिखाई दे रहा है आपको? 180 के, तो हम लिखेंगे कॉस 180 माइनस 45। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्या है? साइन 180 प्लस 30। अगला कह रहा है कॉस 180 माइनस 30। ठीक है, 50 बच जाएगा। वेरी गुड। अपॉन साइन 270 की वैल्यू आपने देख ली कि साइन यहां क्या होता है? -1, तो आप इसे -1 रख देंगे। और दूसरा क्या बचा? कॉस, और ये 360 के इर्द गिर्द है तो 360 माइनस 45। मैंने आपको बताया है कि भाई ये वाली लाइन पे चाहे 80 के साथ हो या 360 के साथ हो, ये साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, तो ये दोनों ही वैल्यू ये 180 360 पे टूटी हुई है। तो इसका मतलब है कोई सा भी कोसाइन चेंज होने वाला नहीं है। अगर हम यहां से देखें तो ये वैल्यू खत्म तो कॉस क्या बनेगा? 45। ये वैल्यू खत्म तो क्या बनेगा? कॉस 45। ठीक है, माइनस प्लस का कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि पूरे ऑप्शन में कोई सा भी वैल्यू माइनस और प्लस पे डिपेंड नहीं है। तो हम माइनस प्लस को यहां से कंसीडर नहीं करेंगे, तो हम कहेंगे यहां से कॉस 45, यहां से कॉस 45, ये साथियों क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यहां से साइन 30 की वैल्यू आप निकालो 1/2 होगी, और यहां से कॉस 30 की वैल्यू कितनी होगी? √3/2 होगी। तो आप देख सकते हैं नीचे 1 था, √3/4 क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होने वाला है? √3/4। तो ऑप्शन डी इसका सही है। ठीक है, अब कहते हैं कि भैया माइनस कहां गया? तो साथियों ये भी माइनस बचेगा, ये भी माइनस वैल्यू होगी, ये भी माइनस वैल्यू। ऊपर तीनों माइनस गुणा करेंगे तो माइनस बनेगा, माइनस से माइनस क्या हो जाता? कैंसिल हो जाता। ठीक है, चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं नेक्स्ट की। एक बेलन, एक अर्धगोला तथा शंकु जिसकी आधार और ऊंचाई एक समान है, उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों में अनुपात क्या होगा? इसने कहा है कि भैया आधार और ऊंचाई, मतलब r बराबर क्या कह दिया है? h। r बराबर क्या कह दिया है? h। अब आपको पता है कि भैया बेलन तो इस प्रकार से होता है, गोला अर्धगोला इस प्रकार से होता है, और शंकु जो होता है साथियों आपका इस प्रकार से। ठीक है, अब ये कह रहा है कि भैया यहां पर जो चीजें हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। भैया जो ये r है इसी को क्या कह दिया है? h को ही कह दिया है r। तो इसका मतलब है ये भी r है, ये भी r है। आप कह रहे हैं कि भैया यहां से ये r है तो ये भी क्या है? r है। तो आप ये त्रियक लंबाई निकाल सकते हैं, तो हम कहेंगे ये बनेगा r√2। क्या बन जाएगा? r√2। अब इनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर लो। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrs। 2πr, h की वैल्यू क्या है? r, तो r से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ये कह रहा है इसका वैल्यू होता है 2πr², तो r² हो गया। इसका होता है कि भाई
आर एल, और एल की वैल्यू क्या है, ये त्रियक लंबाई है, एल की वैल्यू है r√2। ठीक है दोस्तों, क्या वैल्यू है, r√2। अब इसे आप सॉल्व करिए, एक बार सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि भैया ये डबल आर है, यहां भी आर का स्क्वायर है, यहां भी आर का स्क्वायर है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, 2 2 और √2। ये √2 से √2 बार कट जाएंगे और इज टू 1, क्योंकि आपको पता है 2 बराबर होता है √2 मल्टीप्लाई में √2। ठीक है, तो यहां से √2 क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, तो क्या बन जाएगा, √2 1। ये जिस ऑप्शन में होगा वही क्या हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। साथियों, अगर प्रश्न श्रृंखला अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। यहां से हम आपको चैप्टर वाइज कराने जाएंगे। जब आपके टेट के सभी प्रश्न पेपर हो जाएंगे उसके बाद हम टेट की जो प्रश्न श्रृंखला है उसे चैप्टर वाइज पूरे सिलेबस को हम इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको कराना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। ये कह रहा है यदि x² px माइनस क्यू तथा 5x² माइनस 3px माइनस 15q का महत्तम समापवर्तक x माइनस 3 हो तो p तथा q का मान क्या होगा। महत्तम समापवर्तक होता है वह है बड़े से बड़ा भाजक जो इन सबको डिवाइड कर सकता है, मतलब इनमें वैल्यू सेट करने के बाद उनको सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, तो ये कह रहा है अगर हम x की वैल्यू इस पूरे इक्वेशन में रखेंगे, x बराबर क्या रख दें 3, तो ये क्या इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, आपसे पूछा है दोस्तों p और q का मान। अब बहुत से आपके हमारे अध्यापक क्या बताएंगे कि भैया ये x बराबर 3 इसमें रख दो, x बराबर 3 इसमें रख दो, दोनों इक्वेशन से हम p और q को इक्वेशन बना के सेटिस्फाई कर लेंगे। मेरे दोस्त मेरे भाई, अगर आप कह रहे हैं कि p और q का मान बताइए तो ये सब p और q के मान ही हैं। ठीक है, ये सब क्या है आपके p और q के ही मान है। x का मान दे रखा है, इस इक्वेशन को उठाओ और इसमें से वैल्यू सेट करके लगा दो, निकालने की जरूरत नहीं है। देखो ये कह रहा है कि भाई x बराबर 3 रखो इसमें, तो x बराबर 3 रखा तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 p बन जाएगा माइनस k q है। ठीक है, बराबर आपको 0 सेटिस्फाई करना है और ये p और q की ही वैल्यू है। और मुझे पता है p के साथ क्या लिखा है, 3 लिखा है, तो p के साथ वाली संख्या के नीचे क्या होगा, 3 होगा नीचे, तो नीचे 3 इसमें तो है नहीं, ये तो सीधे सीधे, तो ये तो नहीं बढ़ पाएगी, इनमें से कोई एक होगा। अब कैसे होगा देखो, अब मैं ये कह रहा हूं कि भैया 9 में से अगर ये q की वैल्यू क्या है, सब जगह 4 है, q की वैल्यू क्या है 4 है। अब q की वैल्यू 4 रख दो और 9 में से 4 घटाऊं तो पॉजिटिव बचेगा, तो इसका मतलब है p की वैल्यू क्या होने वाली है, नेगेटिव। p की वैल्यू नेगेटिव होने वाली है, ये तो जवाब है नहीं। p की वैल्यू नेगेटिव यहां भी है, p की वैल्यू नेगेटिव यहां भी है। अगर मैं इसे नेगेटिव कर दूंगा तो ये तो फिर दोबारा पॉजिटिव हो जाएगी, तो मैं इसे सॉल्व करता हूं, पॉजिटिव हो जाएगी तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम इसी से करके देख लेते हैं एक बार। चलिए जी, 9 p की वैल्यू क्या है प्लस 3 माइनस के 5/3 और ये क्या है q की वैल्यू 4। ठीक है, 3 से 3 कट गया, 9 माइनस के 5 माइनस के 4 बराबर क्या आ गया दोस्तों 0। तो कहने का मतलब आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही जवाब। आपको प्रश्नों को करने के लिए ऑप्शन का भी सहारा ले सकते। ठीक है साथियों, चलिए बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न के साथ। दो सतत विषम संख्याओं का गुणनफल 67 23 है तो छोटी संख्या का वर्गमूल है। ठीक कह रहा है जो छोटी संख्या है उसका वर्गमूल क्या है। ठीक है, तो वर्गमूल निकालना है, तो इससे एक बात समझ में आई कि यहां कोई संख्या होगी, मान लो a है, वो स्क्वायर में होगी, तो उसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा a। बात समझ में आ गया। तो जैसे ये कह रहा है कि यहां कोई इसमें से एक छोटी संख्या क्या है, एक वर्ग में बैठी है, जब उसका वर्गमूल आएगा तो वो क्या आएगा, एक कंप्लीट वैल्यू दिखा रखा है। अब साथियों ऐसे समझो, अगर a स्क्वायर का वर्गमूल क्या है, a है, तो a का स्क्वायर करे होंगे, तो ये जो a का स्क्वायर है इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, इसी के नजदीक में आना चाहिए। चलिए देख लेते हैं एक बार। ये कह रहा है हम इस ऑप्शन से करके देखते थे, मान लो ये a का ही जवाब है, ये छोटी संख्या और इसका वर्गमूल निकल के ये आया, वर्गमूल आया है, तो इसका मतलब वर्ग क्या रहा होगा 91 का स्क्वायर। बहुत से भाई है मेरे, उनको 91 का वर्ग नहीं पता है, तो आपको हो सकता है कि मेरे भाई आपको 90 का तो वर्ग पता है, इससे छोटी ही तो है, तो इसका कितना बन गया 8100। ये तो एक ही संख्या है जो इससे बड़ी बैठ रही है, तो इसका मतलब ये तो जवाब नहीं होगी। तो अगर ये जवाब नहीं है तो जवाब ये भी नहीं होगी दोस्तों।
ये तो क्लियर है, इसका वर्ग तो बहुत ज्यादा बैठेगा क्योंकि इन संख्या ये वर्गमूल होके आई है, मतलब a का कोई वर्ग है वो वर्गमूल होके ये संख्या निकली है। समझ पा रहे हैं हमारी बात? चलिए, अब ये कह रहा है संख्या ये हो सकती है या संख्या ये हो सकती है, तो आप इसका वर्ग करिए। 7 का वर्ग क्या हो जाएगा? 49, और 49 से अगली अगली जो कंजुगेटिव नंबर है वो क्या हो जाएगी? 51। ठीक है, अब 51 और इसमें इकाई के अंक की गुणा कीजिए तो इकाई पे क्या आता है? 9, लेकिन साथियों यहां तो इकाई पे क्या आ रहा है? 3, तो इसका मतलब ये नंबर भी आपका क्या नहीं है, इसका जवाब नहीं। ठीक है, अब आपकी समझ में एक बात आ गई। अब मैं इसका वर्ग करके देखता हूं, इसका वर्ग क्या है? 81, और 81 से अगला कॉन्जुगेटिव क्या है? 83, और इनकी गुणा देखो भाई, इसकी गुणा इसमें लगाइए दोस्तों 3, बाहर वालों की बाहर गुणा, अंदर वालों की अंदर गुणा, और आपस में जोड़ दो। 8 तिया 24 और 8 एकम 8, 8 24 और 8 कितना हो गया? 32। 32 में क्या बचा? 2, यूनिट कैरी कितना रह गया? 3। अब इसकी गुणा इसके साथ कर दो, 8 8 64 और 3 कितना हो गया? 67। आपकी संख्या यही मिल गई। ठीक, तो अब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप इसे ज्यादा दिमाग ना लगा के ऑप्शन से टैकल कर लेते तो इस प्रश्न को करने में आपको ज्यादा से ज्यादा कितना समय लगता? 10 से 15 सेकंड का समय लगता। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसने आपको हिंट दिया है कि भैया जो छोटी संख्या का हमें वर्गमूल निकालना है, तो जो छोटी संख्या होगी उसका वर्गमूल यहां कंप्लीट वैल्यू है, मतलब पॉइंटों में नहीं है, तो इनका वर्ग करके देख लेते, और इन संख्याओं का वर्ग करने पर तो ये इससे ऊपर बैठ रहा है, तो ये दोनों तो जवाब नहीं होते। इसका वर्ग किया 49, तो इससे अगली कॉन्जिक्यूटिव क्या है? 51। ठीक है, 51 है, हमने 9 से 1 को गुणा किया तो इकाई पे क्या आ गया? 9। आना क्या चाहिए था? 3। इसका मतलब ये भी, तो आपका एक ही ऑप्शन बचा बी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। समीकरण y बराबर 7x - 2 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो यहां से कह रहा है कि y बराबर इसके लिए कौन सा कथन सत्य है। साथियों x की वैल्यू आप कुछ भी रख लो, x y z माइनस इंफिनिटी से आप प्लस इंफिनिटी तक कुछ भी ले जाओ तो y की वैल्यू निकल आएगी, या आप y की कुछ भी लग लो तो यहाँ पे वैल्यू सारे निकल आएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है यहाँ पे कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? इसके अनंत सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो जवाब क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। यदि 15% लाभ और 15% हानि का अंतर 450 है तो क्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों? ठीक है, तो इस प्रकार के सवालों को ये कहता है लाभ जो होता है प्लस ऊपर जाता है, तो ये प्लस में वैल्यू है। ठीक है, और ये कहता है कि भैया प्रॉफिट का और लॉस का जो अंतर है और जो हानि होती है वो माइनस में होती है दोस्तों। ठीक है, इन दोनों का जो अंतर है वो कितना दिया है? 450। कितना दिया है? 450। अब हम कहेंगे भाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो 15 और 15 कितना हो जाएगा दोस्तों? 30। 30% की वैल्यू कितनी है? 450, और आपका जो क्रय मूल्य होता है वो अपने आप में कितना होता है? 100। तो 100 होता है तो आप 100% की वैल्यू निकालेंगे, तो 450 गुना 100 बटे कितना हो जाएगा? 30। 30 से ये कट जाएगा आपका कितना? 15 बार, तो आपका जवाब आ जाएगा 1500। ठीक है दोस्तों, ये इसका क्या हो जाता? 1500, इसका सी ऑप्शन है। आप ऐसा भी कर सकते थे, आप क्रय मूल्य पहले से डिसाइड कर लो। आप मान लेते क्रय मूल्य आपका 100 है, पहली बार 15% के लाभ पर है तो आपने 115 में बेची होगी। कितने में बेची होगी? 115। 15% का लाभ 100 पे 15% 15 ही होता है, इतना अधिक हो गया। दूसरा कह रहा है 15% की हानि होती तो आप इसे 85 में बेचते। इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का अंतर ही कितना है? 30, और इस 30 की वैल्यू ही कितनी बताई थी? 450। ठीक है, एक की वैल्यू आ जाती आपकी कितनी? 15। आपसे पूछा है क्रय मूल्य, तो इस 15 की गुणा यहां लगा देते तो जवाब कितना हो जाता है दोस्तों? 1500। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, वैसे आपके लिए आसान ये रहेगा, लेकिन आने वाले समय में जरूरी नहीं है कि ये जो प्रश्न है इसी लेवल से आए, हो सकता है एक स्टेप ऊपर आ जाए, उसके लिए हम प्रश्न श्रृंखला को आगे रखेंगे। चलिए, ये कह रहा है यदि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण एबीसी 90 डिग्री हो तो कोण त्रिभुज के बारे में सत्य बताइए। आपको पता है कि अगर कोई त्रिभुज है और उसमें कोई कोण 90 डिग्री बन जाए तो वो समकोणीय त्रिभुज बन जाए।
ठीक है, क्या बन जाता है, समकोणीय त्रिभुज। ठीक है, समकोणीय त्रिभुज बन जाता है। तो हम क्या कह रहे हैं कि भैया अगर ये ए बी सी है, इनको शांत कराना एक बार, इनको शांत कराना एक बार। ये कह रहा है कि ए बी सी है और इसमें एक कोण क्या बन जाए, 90 डिग्री बन जाए, तो हम कहेंगे कि भैया बी क्या है आपका 90 डिग्री। बी क्या है आपका 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है तो अब इसने एक बात कही कि भाई ये समद्विबाहु भी है। तो अब ये पता है ये भुजा कैसी है आपकी, खंड है, तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब है ए बी बराबर क्या है, बी सी। ठीक है, आपने पाइथागोरस पढ़ी होगी और पाइथागोरस आप बड़े अच्छे से समझते होंगे कि भाई ये लंब है, ये आधार है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर होता है आपका हाइपोटेनियस, मतलब कर्ण का स्क्वायर, मतलब ए सी का स्क्वायर। बी सी की वैल्यू आप किसके बराबर है, ए बी के, तो ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 2 ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर। तो जवाब क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी क्या है इसका सही जवाब। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों, एक बार फिर से आपसे अनुमोदन है कि भाई अगर आपको ये प्रश्न श्रृंखला अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको हर हालत में हम ये निर्णय ले चुके हैं कि आपको किसी भी प्रकार की अगर मैथ्स में समस्या है तो उसे सॉल्व करने का काम करेंगे। चलिए, ये कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति किसी वृत्ताकार पथ का 4/5वां भाग m मिनट में तय करता है तो उसी चाल से पूर्ण पथ की परिक्रमा करने में कितना समय व्यतीत करेगा। तो इसने कहा है भाई कितना हिस्सा है, 4/5 भाग है, कितना समय ले रहा है वो, m ले रहा है। तो आप पूरा भाग करेंगे तो पूरा भाग बन जाएगा m गुणा इसे ऊपर ले जाके 5/4, तो ये बन जाएगा 5/4 m। है क्या इसमें कहीं 5/4 नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5/4 m। ये इसका सही जवाब, करेक्ट कर लेना, ऑप्शन में मिस्टेक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यदि x + y = 2z है तो x/x - z प्लस z/y - z का मान क्या होगा। इन सवालों को करने के लिए साथियों आपको किसी भी प्रकार की कोई इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी है, आपको सिर्फ इसे पकड़ना है और इसमें अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू सेट करके आप इसे सेटिस्फाई करा लीजिए। जैसे ये कह रहा है x + y बराबर क्या है 2z, आप z की वैल्यू 2 मान लो। तो हम यहां ऐसा कर सकते हैं कि भाई अगर आपने z की वैल्यू 2 मान ली, z की वैल्यू 2 मान ली तो इक्वल टू कितना बन गया 4। अब x की वैल्यू 3 मान सकते हो, y की वैल्यू 1 मान सकते हो। ठीक है, 3 और 1 मिलके क्या बन जाएगा 4। ये वैल्यू आप इसमें सेट कर दो, जो जवाब आएगा वही क्या होगा आपका आंसर। ठीक है, रखिए जी। ये कह रहा है कि भाई यहां से x की वैल्यू आपने मानी है 3 और x की वैल्यू 3, y की z की वैल्यू 2 प्लस z की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है, माइनस z की वैल्यू 2 है। इसे सॉल्व करेंगे 3/1 प्लस 2/-1, तो 3 - 2 बराबर जवाब क्या है 1। ठीक है, यहां पर जवाब आपका एक ही जगह है, वो ऑप्शन कौन सा है, सी। एक्स वाई जेड की वैल्यू यहां रख देते तो 3 चौके 12, तो ये जवाब नहीं होगा। ठीक है, बाकी सब वैल्यू डिजिट में है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आप इस 1 को इधर रख लो, 3 को इधर रख लो, तब भी ऑप्शन के ऑप्शन में कोई भी चेंज नहीं होने वाला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कीजिए। किसी गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाए तो इसके पार्श्व क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, समझिए, मान लो कि भाई आपको पता है कि क्या है, गोले का जो पार्श्व क्षेत्रफल होता है वो होता है 4πr²। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू परसेंटेज में काम नहीं करती है, तो यहां सिर्फ क्या बन गया r गुना r। तो r कितनी बार गुना है 2। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि भैया गोले का जो क्षेत्रफल है वो 100 है, गोले का जो पार्श्व क्षेत्रफल है वो कितना है 100। अब ये कह रहा है 100 में एक बार वृद्धि हुई 50 की, तो 150/100 हो जाएगा। कितनी बार है ये 2 बार, 150/100 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसे सॉल्व करिए, कट गया ये 0 0 से यहां से कैंसिल आउट, तो कितना हो जाएगा 250। ठीक है,
मतलब पहले आपका जो एरिया था वो 100 था, अब एरिया कितना हो गया 225। तो ओवरऑल कितने की वृद्धि हुई है दोस्तों, ओवरऑल वृद्धि हुई है आपकी 125 की, और 125 की कितने पर हुई है 100 पर, तो ये अपने आप में उतना ही क्या कहलाएगा, परसेंटेज। जितने पर 100 पे चेंज होता है वो उतना ही परसेंटेज कहलाता है। ठीक है, आप इसे दूसरे तरीके से कर सकते थे कि भैया 50% की वृद्धि हो रही है किसमें, रेडियस। ठीक है, 50% को लिख सकते हैं साथियों 2, मतलब आपकी त्रिज्या पहले कितनी थी 2, और 2 से बढ़कर कितनी हो गई, 1 बढ़ी है तो 3। ठीक है, और एरिया जो होता है वो है आर स्क्वायर, क्योंकि हमारी कांस्टेंट वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, तो हम इसका वर्ग कर लेते, 4 हो गया इसका वर्ग, और इसका वर्ग कितना हो गया 9। ठीक है, कितने की वृद्धि हुई है, तो 4 से 9 होने में 5 की वृद्धि हुई है, और कितने पे हुई है, 4 पे, तो 5/4, और परसेंटेज बनाने के लिए मल्टीप्लाई 100, कितना बन जाता, 125%। कितना बन जाता दोस्तों, 100। एक और तरीका है, जब भी हम किसी स्क्वायर की बात, मतलब एरिया की बात करते हैं, तो एरिया का एक डायरेक्ट हम फॉर्मूला बता सकते हैं, a+b+ab/100। इसमें बहुत सारे तरीके हैं, जब हम चैप्टर वाइज लेके आएंगे तो आपको इन सभी प्रकार के प्रश्नों के सॉल्यूशन से हम आपको अवगत जरूर कराएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं, तो आप इस प्रकार से सीधे सीधे इस प्रश्न का जवाब दे सकते थे, या हम इस प्रकार से इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। रेखाएं x बराबर 1 और y बराबर 1 के प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक क्या है। आपको पता है कि भाई ये x और y अक्ष है। ठीक है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। ये कह रहा है x बराबर 1 तो x बराबर 1 ये मान लिया, ये कह रहा है y बराबर 1 तो ये 1 मान लिया। इनके जो प्रतिच्छेद बिंदु हैं आप इसको देखो, तो ये कहां कट कर रहे हैं, यहां पर, तो ये हो जाएगा आपका 1 1। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही है, ये तो बड़ा ही आसान था, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो धनात्मक संख्याओं का समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य क्रम से 5 तथा 3 है। आपको पता है कि भाई समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन जो होता है वो होता है x + y/2। ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो होता है √ संख्याओं का गुणनफल, तो x × y। ठीक, और ये दोनों वैल्यू दे रखी है। क्या दे रखा है, अर्थमेटिक मीन दे रखा है 5, ठीक है, बराबर x + y, ठीक है, बटे 2। अब आपके पास संख्याएं भी दे रखी है। आप कहो भैया 8 4 12, 12 का आधा कितना चाहिए हमें, 5, लेकिन क्या बच रहा है, 6 बच रहा है। भाई 12 का आधा कितना आ रहा है, 6, क्या चाहिए था 5, ये जवाब नहीं है। इसका आधा ये भी नहीं है, 16 4 20 ये भी नहीं है, तो जवाब क्या बन गया, सी। एक तरीका ये हो गया, सिंपली आप कर सकते, ठीक है। बाकी अगर आपको नहीं पता है तो आप x + y की वैल्यू बन जाती है, यहां से x + y बराबर कितना आ जाता 10, और यहां से x × y, तो ये कितना दे रखा है 3, √x y, दोनों तरफ का वर्ग कर दो, क्या बन जाएगा x y। तो ये कह रहा है भाई संख्याओं का गुणनफल कितना होना चाहिए 9, और संख्याओं का योग कितना होना चाहिए 10। तो यहां पर संख्याओं का गुणनफल 32 होता है, यहाँ पे 8 होता है, यहाँ पे 64 होता है। इसका मतलब तीन ऑप्शन कैंसिल, ठीक है। एक ही जवाब है गुणनफल में 9, सी ही करेक्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है, तो इनके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात। तो घनों का आयतन पता है साथियों आपको, भुजा का क्यू होता है, और ये कह रहा है ये है 27:64। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ भुजा का अनुपात निकालेंगे, भुजा का निकालेंगे तो ये इधर जाके क्यूब रूट बन जाएगा कि नहीं। तो ये किसका क्यूब है 3 का, और ये किसका क्यूब है 4 का। ये भुजाओं का अनुपात, ये किसका अनुपात हो गया, भुजाओं का। ये कह रहा है भैया संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है घन का वो होता है 6a²। और मैंने आपको बताया है कि भाई अनुपात में कांस्टेंट वैल्यू कभी भी कंसीडर नहीं की जाती, तो आप इसका सिर्फ क्या कर देंगे वर्ग 9, इसका वर्ग कर देंगे 16, तो आपका जवाब हो जाएगा 9:16। तो जवाब कौन सा है आपका, डी करेक्ट जवाब है। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार के प्रश्न को ये 2019 में पूछा गया है। लेकिन साथियों आपको बता दूं कि अब जो समय चल रहा है, जो सोशल मीडिया का समय है, आपके पास जो साधन है वो पर्याप्त साधन है। पहले ऑफलाइन हुआ करती थी, तब इतने पर्याप्त साधन नहीं थे, तो पेपर ऐसा बना था। लेकिन आने वाला जो समय है वो थोड़ा सा क्रिटिकल है आपके लिए, तो लेवल अच्छा खासा आएगा।
इस प्रकार के प्रश्न आने की संभावना नहीं है, लेवल थोड़ा बदलाव के आएगा। ठीक है, तो आप हमसे जुड़े रहिए, हम आपको हर प्रकार के प्रश्न से अवगत कराएंगे। और यहां पर इस प्रश्न का ये थोड़ा सा लेवल सही का है। तो ये कह रहा है कि भाई x की पावर 4 1 अपॉन x की पावर 4 की वैल्यू कितनी है 40। फाइंड आउट करना है बेटा x की क्यू प्लस 1 अपॉन x की क्यू का मान क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो इससे निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा x प्लस 1 अपॉन x। अगर हम इसे निकाल पाए तो अगर x प्लस 1 अपॉन x बराबर हम a मान लें तो x की क्यू जो बनेगी x का क्यू प्लस 1 अपॉन x का क्यू, ये जवाब बनेगा a का क्यू। अगर यहां प्लस है तो -3a, ये हमारा जवाब आएगा। ठीक है, यदि हमें x प्लस 1 अपॉन x मिल गया तो हम इससे डायरेक्ट ये फंडे से निकाल सकते। चलिए, ये प्रोसेस हमें उल्टा लाना है, इस प्रकार से करेंगे। देखो साथियों, ये कह रहा है x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 इक्वल टू कितना है 4। ठीक है, अब इसमें अगर मैं दोनों तरफ 2 ऐड कर दूं, इधर भी 2 ऐड कर दूं, इधर भी 2 ऐड कर दूं, तो ये आपको पता चल जाता है कि भैया ये किसका वर्ग बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वर्ग। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा 16। जब मैं इस वर्ग को हटाऊंगा तो यहां से हटके ये क्या बन जाएगा 4, क्योंकि ये 4 का वर्ग है, पावर से पावर का। ठीक है, आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 4। अब आप फिर इसमें एक बार 2 जोड़ेंगे, फिर इधर लेके जाएंगे, फिर वही प्रक्रिया बनेगी। आप मैं इसे डायरेक्ट कर देता हूं x प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, इधर में इसमें 2 जोड़ता तो कितना बन जाता 6, इधर से पावर इधर जाती तो क्या बन जाता √6। x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई साथियों √6। अब ये वैल्यू आप यहां रख दीजिए। मेरा कह रहा है कि भाई x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है √6, और √6 यहां रखेंगे, √6 दोस्तों यहां रखेंगे तो आपका जो जवाब है वो किस प्रकार से है, तो √6 का क्यूब माइनस 3√6। आप इसे सॉल्व करेंगे तो 6√6 माइनस 3√6 बराबर आ जाएगा आपका 3√6। ये आपका जवाब है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, आपका ऑप्शन ए सही। ठीक है दोस्तों, लेकिन समझने वाली बात क्या है, क्या आप इसे देख पा रहे हैं। अगर मैं इस √3 का परमीकरण कर देता हूं, √3 ऊपर गुणा कर दूं, √3 नीचे गुणा कर दूं, तो नीचे से क्या निकल आएगा 3, और 3 से ये कितनी बार कट जाएगा 3 बार। 3 बार कटा तो ये बन गया 3 दूनी 6, तो 3√6 इसे को भी कहते हैं। इसका मतलब ये भी सही है। ठीक, मतलब उसे तरीके से लिख दिया। ये √6 नीचे है, इसे ऊपर नीचे गुणा करके आप लिख दो। ठीक है, यहां भी परमीकरण कर दो, ये 6 बन गया, 6 से कितनी बार चला गया 3 बार। ये भी क्या है आपका 3√6। तो इस ऑप्शन के जवाब कितने हो गए 3। इस प्रश्न के जो जवाब हुए वो कितने हो गए दोस्तों 3। तो इसके जो ऑप्शन है साथियों वो ये है कि इसमें से कौन सा सही है। आप इसे बढ़ा करके देख सकते हैं। ठीक है, दिख गया होगा। तो ये कह रहा है कि इसका कौन सा सही था, हमारा ए भी सही था, बी भी सही था, सी भी सही था, तो ऑप्शन का बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए दोस्तों इस प्रकार के सवालों को कर लीजिएगा। ये कह रहा है यदि पेड़ पर बैठी B1 B2 B3 तीन प्रकार की चिड़ियों में 3 7 5 का अनुपात है, चिड़ियों B2 की संख्या चिड़ियों B1 की संख्या में अंतर संख्याएं 9 और 7 के गुणज में कोई भी हो, तब पेड़ पर बैठी चिड़ियों की कम से कम संख्या क्या है। साथियों बड़ा आसान प्रश्न है, अगर आप इसे तरीके से करने जाएंगे तो हो सकता है आपसे 2 से 3 मिनट लगे, लेकिन इसने कहा है हमारे पास B1 प्रकार की है, B2 प्रकार की है और B3 प्रकार की संख्या। ठीक है दोस्तों, B1 B2 और B3 प्रकार की संख्याएं हैं जिनका रेशो है 3 7 5। अब मैं कहूं कि टोटल संख्याएं कितनी बन रही है, तो टोटल रेशो में बन रही है 15। टोटल रेशो में कितनी बन रही है 15। तो कहने का मतलब है ये सब 15 का मल्टीपल होंगी, ये सब किसका मल्टीपल होंगी 15 का, या 15 से डिवाइड होने वाली होंगी। तो क्या ये 15 से डिवाइड हो जाएगी, नहीं होगी। क्या ये 15 से डिवाइड होगी, नहीं होगी। क्लियर है। अब ये कह रहा है कि भाई 15 से ये डिवाइड हो सकती है और 15 से ये डिवाइड हो सकती है। तो मैं बी को उठा लेता हूं कि भैया 15 से कौन सी डिवाइड हो रही है, बी मतलब 945। कितनी बार हो रही है 15 से, 15 6 90, 15 3 45, 63 बार हो रही है।
देख लो क्या बन रहा है इसमें, 9 गुणा 7 बन रहा है। इसका मतलब आपको क्या चाहिए था, 9 और 7 का ही क्या चाहिए था, गुणज चाहिए। तो आने वाली संख्याएं 9 और 7 का ही गुणज होंगी। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी। दूसरा, अब समझना क्या था कि भाई अगर मैं इसे भाग करके देखूं तो 630 को 15 से भाग दे लो दोस्तों, ये 15 चौके 60 और 15 दूनी 30, तो ये क्या बन रहा है, 7 गुना 6 का। ठीक है, किसका बन रहा है, 7 गुना 6 का। अगर हम दूसरी और तीसरी निकालते तो यहां तो ये करता है 9 गुणा 7 गुणा 3, यहां भी ये करता 9 गुणा 7 गुणा 3, 9 और 7 दोनों में कॉमन होता, लेकिन साथियों यहां से इसकी गुणा कर दे तो 7 गुणा 7 गुणा 6 बनता, 9 कॉमन नहीं आता। ठीक है, तो ये कह रहा है इसमें 9 नहीं बनता B2 में, और ये आपका ऑप्शन क्या हो जाता, कैंसिल। तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, आपका ऑप्शन केवल बी सही। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम डायरेक्ट ऑप्शन से भी क्लिक कर सकते। चलिए, यदि संख्या 10 की क्यू a प्लस a का एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ये कह रहा है ये जो संख्या है ये कैसी है, पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग का मतलब है जैसे 4 है तो 4 किसका वर्ग है, 2 का, इस प्रकार से। ठीक है, तो आपसे पूछा है a में कम से कम अंकों की संख्या है, तो आप क्या करेंगे, यहां से a बाहर ले लीजिए, 10 का क्यूब प्लस 1 बच गया। और आपको पता है a इसे कहते हैं 1000 प्लस क्या हो गया 1, तो क्या बन गया 1000। और ये कह रहा है ये संख्या एक पूर्ण वर्ग है, तो जाहिर सी बात है ये संख्या तभी पूर्ण वर्ग बनेगी जब a की भी वैल्यू क्या होगी, 1001 होगी, है ना, तभी तो 1001 का वर्ग बनेगी। और ये कह रहा है कि भैया जो संख्या है उसके कम से कम अंक कितने हैं, किसमें, a में, तो a में अंक कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 अंक हो जाएंगे। बहुत छोटा सा सवाल था, अगर आपको इस प्रकार के प्रश्नों का सही जवाब करना है तो आप इसी प्रकार से टैकल करेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। यदि x बराबर 2 माइनस रूट 3 का इनवर्स हो तब इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, आप सबसे पहले यहां से x को निकालिए दोस्तों। x बराबर कहा है 2 माइनस रूट 3 और इसकी पावर क्या है, माइनस। आप इसे लिख सकते हैं 1/2 माइनस रूट 3। और जब इसका परमेयकरण करेंगे साथियों, तो आपको जब भी परमेयकरण करता है तो नीचे वाली संख्या में जो साइन है उसे प्लस कर दो, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, और इनका अंतर नीचे रख दोगे, वर्ग करके अंतर नीचे रख दोगे तो वर्ग करके अंतर क्या आएगा, सिर्फ 1 आएगा, और 1 रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां से जो x की वैल्यू साथियों आपके सामने आई, ये आई। हमें यहाँ स्क्वायर भी चाहिए, क्यू भी चाहिए, हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं, दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे, a का वर्ग b का वर्ग, तो 4 और 3 7 प्लस 2ab 2 दूनी 4 4 रूट 3। ठीक है, दोनों तरफ का वर्ग करने पर हमें एक्स स्क्वायर निकल के आ गया 7 प्लस 4 रूट 3। ठीक है, अब ये बात हमारे पास आ गई कि भाई हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई, x की वैल्यू भी आ गई 2 प्लस रूट 3, और इसकी भी आ गई। अब साथियों आप करेंगे क्या, इसमें से आप x कॉमन ले लीजिए, या तो इसमें से x स्क्वायर कॉमन ले लो, तो x स्क्वायर कॉमन लेंगे, x माइनस 2 बचेगा, माइनस 7x है, और प्लस क्या है 5 है, प्लस में क्या है 5 है। x स्क्वायर की वैल्यू आपके साथ है 7 प्लस 4 रूट 3, तो 7 प्लस 4 रूट 3 यहां पे रखेंगे, और x की वैल्यू यहां से रखेंगे, x की वैल्यू क्या रखेंगे आप, 2 प्लस रूट 3। जब 2 प्लस रूट 3 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ इसमें रूट 3। ठीक है, यहां पर रखेंगे माइनस 2 माइनस रूट 3, 2 प्लस रूट 3 इसमें रख देंगे, और प्लस क्या कर देंगे साथियों 5। इसे सॉल्व करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, ये क्या बन जाएगा 7 रूट 3, ये 7 है, प्लस 4 तिया 12 है, तो इसमें गुणा करेगा 3 4 तिया 12, माइनस 7 दूनी 14, माइनस के 7 रूट 3 और प्लस के 5, 7 रूट 3 कैंसिल, 5 और 12 17 माइनस 14 कितना आ जाएगा दोस्तों 3। इसका जवाब क्या आने वाला है 3। तो ऑप्शन कौन सा सही है, बी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। ये कह रहा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है, 68 है। 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात, 8 वर्ष पूर्व मतलब पहले 12:1 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। देखो ये कह रहा है कि अगर ये मेरी वर्तमान आयु है
और इन दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना कहा है? 68। वर्तमान आयु का योग कितना कहा है दोस्तों? 68। किसकी है ये? एक पिता है, फादर है, और उसका एक बेटा है, सन है। ठीक है, ये कह रहा है 8 वर्ष पहले, कह रहा है 8 वर्ष पहले, तो 8 वर्ष पहले ये भी कम होगा और 8 वर्ष पहले इसकी भी आयु क्या होगी? 8 वर्ष कम हो जाएगी। तो 8 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था? 12:1। बेटे की और पिता की आयु का अनुपात क्या है? 12:1। अगर 8 ये कम हुआ, 8 ये कम हुआ, तो टोटल कितने कम हुए साथियों? टोटल हुए 16। टोटल कितने वर्ष कम हुए दोनों की में से? 16। अगर 16 कम होंगे तो यहां वैल्यू कितनी बचने वाली है? 52। 68 में से 16 माइनस कर दिए तो कितनी बनी? 52। लेकिन ये कह रहा है साथियों, ये बोल रहा है कि दोनों की आयु का अनुपात कितना है? 12:1। तो दोनों का टोटल अनुपात कितना है? 13। 13 की वैल्यू कितनी है? 52। तो 13 से कितनी बार गुणा लगा होगा? 4 बार। ठीक है, 13 से कितनी बार गुणा लगा होगा? 4 बार। तो मुझे पिता की आयु अगर पता करनी है तो पिता की आयु कितनी हो गई होगी? तो 4 की गुणा यहां लगा लो, 4 की गुणा यहां लगा लो, तो ये बन गई होगी 48। ये कितनी बनी होगी? 4। ठीक है, तो भैया 8 वर्ष पहले पिता की वैल्यू 48 है, 8 वर्ष पहले बच्चे की आयु कितनी है? 4 है। लेकिन आपसे पूछा 4 वर्ष बाद, मतलब यहां से भी 4 वर्ष बाद आपसे पूछा है आयु कितनी होगी। ठीक है, अब ये पूरा गैप देखिए, यहां से यहां तक का पूरा गैप, ये 4 और ये 4, 4 में से -8 गया तो कितना गैप है? 12 का। मतलब इसे यहां से यहां तक आने में कितने साल जुड़ जाएंगे? 12 साल जुड़ेंगे। 48 और 12 कितना हो गया? 60। 4 और 12 कितना हो जाएगा? 16। दोनों का अनुपात पूछा है 4 से 15 बार और 4 से 4 बार, तो इसका जो अनुपात हो जाएगा 15:4। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्या है इसका करेक्ट आंसर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। यदि किसी द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 है का एक मूल दूसरे मूल का क्या है? व्युत्क्रम है। हम मान लेते हैं इसका एक मूल अल्फा है और दूसरा मूल क्या है? इसका व्युत्क्रम है, तो हम कहेंगे दूसरा क्या हो जाएगा? 1/। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आपको पता है कि मूलों का जो गुणनफल है, मूलों का गुणनफल, तो मूलों का जो गुणन है वो क्या होता है? C/A। तो C/A होता है। मूलों का गुणनफल कर दीजिए अल्फा × 1/अल्फा = C/A। अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो C बराबर क्या आ गया दोस्तों? A। अगर ये कहीं है तो वही क्या होगा? सही जवाब। कौन सा हो जाएगा आपका? C दोस्तों, इसका क्या है? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। एक मूलधन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। आप मूलधन मान लीजिए 1 है और हो गया कितना? हो जाता है या हो गया क्या बन जाएगा? मिश्र धन, मतलब अमाउंट बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हो जाता है या हो गया क्या बन जाएगा? अमाउंट कितना हो गया? 2 गुना। कितना समय लिया है दोस्तों? 10 वर्ष। कितना समय लिया है? 10 वर्ष। आपसे पूछा है रेट क्या है, मतलब दर क्या है? तो दर का फॉर्मूला होता है, दर बराबर होती है साधारण ब्याज गुणा 100/P × T। ठीक है, अब T की वैल्यू आपके पास कितनी है? 10। तो आप सेट कर दीजिए इसमें वैल्यू। तो ये कह रहा है कि भाई ब्याज कितनी है? 1 की राशि कितनी हुई है? 2। तो SI कितना है? ब्याज कितना आया? 1। SI की वैल्यू 1 है गुणा 100/P की वैल्यू भी कितनी है? 1 है और समय है 10। काट दो, कितना परसेंट हो जाएगा दोस्तों? 10%। कितना हो जाएगा? 10% इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। तो दोस्तों आपको ये जो प्रश्न श्रृंखला है कैसी लगी? कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम जब ये सभी टेट के एग्जाम जो जितने भी हम प्रश्न लेके आएंगे, पूरा जो टेट अब तक हुआ उसके सभी प्रश्न कंप्लीट होने के बाद हम चैप्टर वाइज इस श्रृंखला को चलाएंगे। तो मैंने आपसे कहा है कि आपको किसी भी प्रकार का मैथ के लिए कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है और हम इस पर सारे सब्जेक्ट धीरे धीरे लाएंगे। फिलहाल हम यहां से शुरुआत कर रहे हैं। चलिए साथियों, ये कह रहा है कि भाई एक छाता 2 विभिन्न रंगों के 10 त्रिभुजाकार कपड़ों के टुकड़ों को मिलाकर बनाया गया है। ठीक है, मतलब ये जो है ये ऐसे जो कपड़े हैं ये टोटल 10 हैं और वो 2 कलर के हैं। कितने कलर के हैं? 2 कलर के हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है
एक कलर में 5 कपड़े हैं, एक कलर में कितने कपड़े हैं, 5 कपड़े, ठीक है। तो ये कह रहा है टोटल तभी तो 10 कपड़े बनेंगे। फिर ये कह रहा है प्रत्येक टुकड़े की जो माप है 20, 50, 50 सेंटीमीटर है। छाता बनाने के लिए प्रत्येक रंग, मतलब एक रंग के जो 5 कपड़े हैं, उन कपड़ों की कितने कपड़े की आवश्यकता होगी, मतलब क्षेत्रफल बताना है। चलिए आप एक रंग के कपड़े को देख लीजिए, आपको दिखाया गया है कि भैया ये क्या, ये 50 है, ये भी 50 है, और ये कितनी है, 20। यहां से एक ये भुजा दिखा रखी है, ठीक है, ये एक त्रिभुज है, 50, 50, 20 है, ठीक है। आपको पता है कि भाई त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये हीरोज फॉर्मूले से इसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एस क्या है यहाँ पे, एस आपका अर्ध पेरीमीटर है, मतलब अर्ध परिमाप है। तो एस की वैल्यू 50, 50, 100 प्लस 20, तो 120 बटे क्या लिख देंगे, 2 बराबर कितनी है, 60, ठीक है। अब ये वैल्यू इसमें सेट कर दीजिए, यहां से सेट करोगे तो भैया s की वैल्यू 60 है, 60 में से a मतलब 50 घटा दो गुना 10, 60 में से 50 घटा दो गुना 10, और 60 में से 20 घटा दो, कितना आ जाएगा, 40, ठीक है। कितनी बार जीरो, 1 2 3 4, 4 बार जीरो, तो जब रूट से बाहर आएगी तो 2 बार जीरो निकल के आएगी, मतलब 100 बाहर आएगा। अब अंडर रूट में क्या रह गया, 6 गुना 4, ठीक है। अंडर रूट में क्या रह गया, 6 गुना 4। आपको पता है यहां से 4 में से क्या निकल के आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, तो जवाब आ जाएगा 200 रूट 6, ठीक है। लेकिन ये हमने एक पट्टी का जवाब लिया है, और ऐसी कितनी पट्टी है हमारे पास, टोटल 5 पट्टियां हैं, तो 5 से गुणा लगा लेंगे तो जवाब हो जाएगा आपका 1000 रूट 6 सेंटीमीटर का वर्ग, ठीक है। तो कौन सा इसका सही जवाब होगा दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। यदि 9/7 का क्यूब प्लस 49/81 का क्यूब, 81 का 2x माइनस 6 पावर है, 7/9 की पावर कितनी है, 9। तो आपको इसमें सिर्फ x का मान पूछा। साथियों इधर जो वैल्यू रखी है उन सबको हमें इसी आधार पे लाना है, ठीक है। चलिए ये कह रहा है 9/7 लिखा है, हम इसे उल्टा लिख देंगे, क्या लिख देंगे, इसे 7/9 करेंगे। 7/9 करेंगे तो जो घात है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये लिखा है 7 का स्क्वायर और ये लिखा है 9 का स्क्वायर, तो मैं इसे लिख सकता था 7/9 का स्क्वायर, और क्या लिखा है 2x माइनस बराबर 7/9 की पावर इधर में क्या है 9, ठीक है। अब यहां से इसकी इसमें गुणा लगाइए तो 7/9 की पावर क्या है, -3 गुना 7/9 की पावर बन जाएगी 2 दूनी 4, x माइनस 2 छक्के 12 बराबर 7/9, और पावर कितनी है 9, ठीक है। अब इसे सॉल्व कीजिए, जब बेस समान होते हैं तो पावर जुड़ जाती है, -3 और -12 क्या बन जाएगा, माइनस के 15, 7/9, 4x माइनस के 15 बराबर 7/9 की वैल्यू क्या है, इक्वल टू 9। अगर बराबर में बेस समान है तो घातें आपस में बराबर होती है दोस्तों। तो ये कह रहा है 4x माइनस 15 इक्वल टू 9, तो 4x इक्वल टू कितना आ जाएगा 24, x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 6। तो इसका कौन सा जवाब है, 6 इसका सही जवाब है, ठीक है। ऑप्शन में है जी, ऑप्शन ए इसका क्या है, करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। कोई प्राकृतिक संख्या m के लिए गुणनफल m+2 m+4 हमेशा विभाजित होगा, ठीक है। तो ये कह रहा है m क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है दोस्तों। m क्या है, एक प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं जो होती है 1 से शुरुआत करती, ठीक है। कहां से शुरुआत करती है, 1 से। आप इसमें से m के केवल 2 ही मान रखोगे, एक बार m बराबर 1 रख लो, एक बार m बराबर 2 रख लो, इसी से आपके प्रश्न का जवाब आ जाएगा। m बराबर 1 रखे, इसमें लिखे जी m बराबर 1, तो 1 1 + 2 3, 1 + 4 5, तो ये क्या बना आपका 3 आ गया, 5 आ गया और 1 आ गया, मतलब टोटल लगाएं तो ये क्या बनेगा 15, ठीक है। अब यहां से देखिए m बराबर 2 रखिए, तो 2 गुणा m+2 मतलब 2 + 2 4, और 2 + 4 मतलब 6, ठीक है। अब यहां से देखिए, यहां से क्या बना है, 6 चौक 24 दूनी 48, ठीक है, 6 चौक 24 दूनी 48। इन दोनों का जो HCF होगा, इन दोनों का जो HCF होगा वही क्या होगा, संख्या इसको पूर्ण रूप से विभाजित करेगी।
दोनों का HCF कितना है 3 और दोनों का जो FCF 3 है, तो इसका मतलब है ये संख्या क्या होगी, इन तीन जो है सदैव इसको डिवाइड करने वाली होगी। ठीक है, आप यहां से देख सकते थे इसमें भी 3 है, इसमें भी 2 गुना 3 है, तो और कोई संख्या इसमें मैच नहीं करती, केवल क्या मैच करती है, 3 मैच करती है। तो ये 3 ही ऐसी संख्या है इसे जो परमानेंट क्या करेगी, डिवाइड करेगी। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा दोस्तों। ये कह रहा है समीकरण ए बी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू एक्स माइनस 1 के मूलों के व्युत्क्रम क्रम का योग। अगर हमने कहा कि भाई हमारे मूल अल्फा और बीटा हैं, तो ये कह रहा है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, इनका मान क्या है। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए मैं यहां से इसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। वैसे आप डायरेक्ट कह सकते हैं ये जो लिखा हुआ है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, इंटू एक्स माइनस के a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये इंटू 1। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ये है, और ये क्या है इधर ए बी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये जब सब इधर आएगा तो आप लिख सकते थे, जब इधर आएगा ए बी का एक्स स्क्वायर माइनस के ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स प्लस के ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, आपको पता है कि मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा और होता है बी माइनस के बी अपॉन ए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी। मूलों का गुणनफल भी देखोगे अल्फा इंटू बीटा, तो क्या होगा भैया ए प्लस बी का होल स्क्वायर बटे क्या है ए बी। ठीक है, आप देख पा रहे हैं ये दोनों ही वैल्यू क्या है, बराबर है, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है अल्फा बीटा। इससे इसे डिवाइड कर देंगे तो हमारा आएगा अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा बीटा बराबर 1। तो इसी को मैं कह सकता हूं दोस्तों 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा इक्वल टू क्या है 1। ठीक है, मैंने इस दोनों जगह अल्फा बीटा से डिवाइड कर दिया, तो इधर क्या बच जाएगा 1, और यही क्या है आपका जवाब है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों, इसका बी ऑप्शन क्या है करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो ये थे आपके टोटल 30 क्वेश्चन। आपको प्रश्न श्रृंखला कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। तो इसी प्रकार से हम टेट में होने वाले सी टेट, टेट, यूपी टेट, हरियाणा टेट, सभी प्रकार के टेटों को हम लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही था, तो अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर आपका इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।